Welcome student to our next video lecture. So in previous we have completed the basic introduction about the growth and development. Okay, और अब हम आगे टॉपिक जो डिस्कस करने वाले हैं जिसमें ग्रोथ रेट के बारे में डिस्कस करना है कि किस टाइप के यहाँ पे ग्रोथ रेट आपको मिलने के। पहले तो ग्रोथ रेट होता क्या है वो कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा कि पर्टिकुलर टाइम में कितना ग्रोथ हो रहा है उसको हम लोग कंसिडर करते हैं ग्रोथ रेट। यानी कि इंक्रीज द ग्रोथ पर यूनिट टाइम जिसको हम लोग क्या कंसिडर करेंगे ग्रोथ रेट, और उसको हम मैथमेटिकली एक्सप्रेस करने का ट्राई करेंगे। पर डिपेंड करता है हर एक ऑर्गेनिज्म के अकॉर्डिंग टू इधर वो नंबर के हिसाब से ग्रोथ हो सकता है या फिर मास के हिसाब से ग्रोथ हो सकता है। सो यहाँ पे हमारे पास दो टाइप के ग्रोथ आएंगे, एरिथमेटिक और जियोमेट्रिकल। एरिथमेटिक यानी कि क्या होता है कि जिसमें नंबर वाइज अगर कोई सेल्स इंक्रीज हो रहे हैं तो हम उसको बोलते हैं एरिथमेटिक। बट अगर किसी भी जगह मास वाइज अगर ग्रोथ मिलता है यानी कि जो है अभी उससे डबल हो रहा है तो इसको हम लोग बोलते हैं जियोमेट्रिक। तो एरिथमेटिक ग्रोथ क्या होता है, तो क्या एरिथमेटिक ग्रोथ में जनरली आपको माइटोटिक सेल डिवीजन मिलेगा, बट वहाँ पे सिर्फ एक ही डॉटर सेल कंटिन्यू रहता है डिवाइड करने के लिए और बाकी सारे क्या हो जाते हैं, डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं और मेच्योर हो जाते हैं, यानी कोई ना कोई वो ऑर्गन बनने में यूज़ हो जाते हैं। आइडिया क्लियर होगा। यानी कि क्या हुआ कि अगर समझ ले यहाँ पे एक डायग्राम है, मैं वही सब बता रहा हूँ आपको। ये रहा एरिथमेटिक का कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि पहले एक सेल था, एक में से दो डिवीजन हुए, बट दो में से क्या हो रहा है एक ही सेल अब डिवीजन करेगा। मतलब कि देखो ये कंटिन्यूसली ब्लैक वाला पार्ट डिवीजन कर रहा है यहाँ पे, बाकी सारे देखो तो मैच्योर हो रहे हैं यहाँ पे। तो पहले एक में से दो मैच्योर हुए, दो में से तीन मैच्योर हुए, तीन में से चार मैच्योर हुए। ऐसे अगर मैच्योरिटी की बात करते हैं ना तो तब जाके हमारा ग्रोथ कौन सा बनता है, एरिथमेटिक ग्रोथ। आइडिया क्लियर होगा यहाँ पे। यानी कि क्या होगा कि हर एक सेल डिवीजन के बाद, हर एक डिवीजन के बाद इधर वो माइटोटिक हो या किसी भी सेल की मियोसिस अगर भी कंसिडर करना है तो वो वन बाय वन एक ही सेल डिवीजन में ऐड करता जाएगा। आइडिया क्लियर होगा यहाँ तक का। चलो उससे आगे डिस्कस करते हैं एरिथमेटिक में। सो यहाँ पे लिखा है कि द सिंपलेस्ट एक्सप्रेशन ऑफ एरिथमेटिक ग्रोथ इज एक्सप्लेन्ड बाय रूट इलोंगेशन इन अ कांस्टेंट रेट। कि आपका रूट जो इलोंगेट हो रहा है ना उसको हम लोग बोल सकते हैं एरिथमेटिक ग्रोथ। यहाँ पे एक्सप्रेशन दिया है कि टाइम के प्रोपोर्शन में अगर हाइट ऑफ प्लांट इंक्रीज हो रही है यहाँ पे, तो हाइट का देखो कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा आपका हाइट इनिशियली नहीं होगा कुछ भी इंक्रीज, बट उसके बाद वो लीनियर रिलेशनशिप दे रहा है कि यहाँ पे आपको टाइम के अकॉर्डिंग टू हाइट ऑफ जो प्लांट है वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रही है। ओके, यहाँ तक का आइडिया क्लियर होगा। आप इसमें से इस पॉइंट पे किसी भी ग्रोथ का जो ग्रोथ रेट है या स्लोप आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। सो ऐसे अगर हम फाइंड आउट करने का ट्राई करते हैं तो आपको एक लीनियर कर्व मिलेगा। कौन सा कर्व मिलता है, ये एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर इसी चीज़ को मुझे मैथमेटिकली एक्सप्रेस करना है तो क्या कि लास्ट में आपकी जो लेंथ मिलने वाली जिसको हम लोग बोलते हैं या फाइंड आउट करने वाली जो एल टी, इनिशियली जो कुछ लेंथ थी वो एल ज़ीरो, और हर बार डिवीजन में वो प्लस कर रहा है यानी कि प्लस आर टी हम लोग लिख लेते हैं। तो एल टी इज इक्वल टू एल जीरो प्लस आर टी इक्वेशन हो जाएगा। यहाँ पे आर का मतलब आपको कंपलसरी याद रखना है कि इट विल बी द ग्रोथ रेट एंड इलोंगेशन पर यूनिट टाइम। क्लियर हो गया यहाँ तक का। चलो उससे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जियोमेट्रिकल ग्रोथ। अब जियोमेट्रिकल में क्या होगा कि यहाँ पे देखो एरिथमेटिक में एक सेल ही डिवीजन करता था, बाकी सारे मैच्योर हो जाते थे। यहाँ पे क्या होगा, ईच एंड एवरी सेल विल बी टेकिंग पार्ट इनटू द माइटोसिस और डिवीजन। ओके, सो जियोमेट्रिक में थोड़ा चेंज आएगा यहाँ पे, तो उसकी बात कर लेते हैं कि इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग द जियोमेट्रिक टाइप ग्रोथ रेट पैटर्न फॉलो द थ्री इंपॉर्टेंट फेज। फर्स्ट आता है उसमें लेग फेज, इनिशियल या बिगिनिंग बोल सकते हैं, कि जहाँ पे बहुत ही स्लो डिवीजन चल रहा है, तो वेरी स्लो ग्रोथ। लोग फेस के जहाँ से वो कंटिन्यूसली डिवाइड करना या फिर डबल होना स्टार्ट हो रहा है तो हम उसको मिडिल फेज भी बोल सकते हैं कि देयर विल बी वेरी फास्ट एंड रैपिड ग्रोथ ऑफ द प्लांट बॉडी। और इनिशिएशन ऑफ ग्रोथ इंक्रीज होता है रेपिडली कब, एक्सपोनेंशियल रेट पे। और ड्यूरिंग दिस फेज both progeny cell will be undergoing mitotic cell division, ability to divide and continue dividing till the next phase appear till the time nutrient supply। मतलब जब तक उसको सोर्स अवेलेबल है तब तक वो कंटिन्यूसली डिवाइड करता जाएगा। तो ऐसी एक सिचुएशन यहाँ पे थी कि नॉर्मल पहले एक सेल था, एक में से दो बने, दो में से चार, चार में से आठ, आठ में से कितने, 16। यानी कि हर एक सेल हर बार डबल डबल डिवीजन कर रहा है। तो इस टाइप की ग्रोथ को हम लोग क्या कंसिडर कर सकते हैं, जियोमेट्रिक ग्रोथ। अब यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि आपके पास देखो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्टार्ट होता है तो वो जाइगोट होता है। तो जाइगोट एक सिंगल सेल है, सिंगल सेल पहले डिवीजन करता है तो क्या कि एक में से दो हुए, दो में से चार हो गए, चार में से आठ हो गए, तब तक आपको फॉलो करना पड़ेगा जियोमेट्रिक। बट
जब वो डिवीजन कंटिन्यू रहता है तो कुछ उसके सेल्स अब मैच्योर हो रहे हैं, कुछ कन्वर्ट हो रहे हैं, कुछ मॉडिफिकेशन हो रहे हैं, कुछ प्लांट के ऑर्गन्स वगैरह बनाने में या टिश्यू बनाने में यूज़ हो रहे हैं, तो वहाँ पे आपको एरिथमेटिक ग्रोथ अब दिखना स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि क्या हुआ कि जिसके पास अभी डार्क रीजन है ये इतना सा पार्ट, कि वहाँ पे आपको अभी तक भी कौन सा डिवीजन मिलने वाला है, जियोमेट्रिक, पर बाकी के सारे में कौन सा मिलेगा आपको, एरिथमेटिक। समझ में आएगा यहाँ पे। बट ये सब कुछ कब पॉसिबल हो सकता है, कि अगर आपके पास कॉन्स्टेंटली सोर्स अवेलेबल है तो। अगर सोर्स अवेलेबल या सोर्स की लिमिटेशन है तो आपको ये ग्रोथ ऐसा कंटिन्यूस मिलने वाला नहीं है। क्लियर हो गया यहाँ तक का। सो अंडर अ फेवरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स हम ऐसे ग्रोथ को ऑब्जर्व कर सकते हैं। सो इफ़ वी प्लॉट पैरामीटर ऑफ ग्रोथ अगेंस्ट टिपिकल, तो हमें कौन से टाइप का कर्व मिलता है, ये याद रखना है, सिग्मॉइड, क्योंकि 11 12 दोनों में काम आने वाला है। कि हमारे नॉर्मल लिविंग ऑर्गेनिज्म में जितने भी ग्रोथ के पैरामीटर हम अप्लाई करते हैं तो वो जनरली आपको सिग्मॉइड यानी कि एस शेप का कर्व ही देने वाला है। सो इट शोज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोइंग इन द नेचुरल एनवायरनमेंट। सो दिस कर्व इज अ टिपिकली फॉर ऑल टिश्यू सेल्स ऑर्गन ऑफ द प्लांट। मैंने अभी बात की। अब यहाँ पे देखो कि इस टाइप का कुछ ग्राफ का प्लॉटिंग दिया है। अब इस ग्राफ के प्लॉटिंग में आपको एक चीज़ देखना है कि इनिशियली कुछ नहीं हो रहा है तो वेरी स्लो ग्रोथ है, तो लेक बोलते हैं। ये यहाँ पे एक टर्निंग पॉइंट है कि जहाँ से वो स्टार्ट हो रहा है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं लोग फेज। वो नहीं दिया बुक में, और उसके बाद डायरेक्टली आता है एक्सपोनेंशियल, और उसके बाद आता है स्टेशनरी। तो यहाँ पे क्या होगा कि जब लेग चल रहा है ना, तब आपका ग्रोथ बहुत ही स्लो होगा। फिर ये टर्निंग पॉइंट है कि जहाँ से आपका ग्रोथ डबल होने का स्टार्ट हो रहा है तो लोग आया, और एक्सपोनेंशियल की जहाँ पर रैपिडली डिवीजन हो रहा है अप टू सोर्स अवेलेबिलिटी। जब तक आपका सोर्स अवेलेबल है तब तक वो यहाँ पे कॉन्स्टेंटली क्या हो रहा है, सेल डिवीज़न यानी कि नंबर क्या होने वाले, इंक्रीज होने वाले। बट जैसे ही स्टेशनरी में पहुँचेगा ये सब कुछ क्या हो जाएगा, कंट्रोल होने वाला है। कि उसके बाद आपके सेल्स नंबर वहाँ पे इंक्रीज हो सकते नहीं है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ये स्टेशनरी। यानी कि आपको 4 स्टेज याद रखने पड़ेंगे यहाँ पे, लेग, लोग, एक्सपोनेंशियल और स्टेशनरी फेज। चलो इसको अगर एक्सप्रेस करना है मैथमेटिकली फॉर्मेट में तो क्या बता सकते हैं कि आप वेट के अकॉर्डिंग टू यहाँ पे शो कर सकते हैं। तो वेट क्या होता है सेल्स का या फिर प्लांट के लिए, डबल डबल होता है, तो W1 इज इक्वल टू W0 e⁻⁻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 ⁻
हाइट या नंबर कोई भी पैरामीटर ले लो, हम यहाँ पे वेट का ले लेते हैं। इनिशियली आपके पास W0 है, आपको फाइंड आउट करना है W1 का। तो टी के टाइम के अकॉर्डिंग टू अगर फाइंड आउट करते हो तो आपको R यानी कि रिलेटिवली ग्रोथ रेट जो है वो यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। तो इनिशियली जो हमारी साइज़ थी वो W0 थी और फाइनल साइज़ क्या बन जाएगी, तो W1। तो इसके अकॉर्डिंग टू आप यहाँ पे काउंट कर सकते हो। बट जनरली हमारे कोई भी ऐसा मतलब नीड के पॉइंट ऑफ व्यू बात करें या बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू बात करें, यहाँ पे कोई भी ऐसा एग्जांपल नहीं है कि इन इक्वेशन के अकॉर्डिंग टू काउंट करना है। हाँ, इक्वेशन पूछ सकते हैं बट उनका काउंटिंग मैनर हमारे पास एग्जांपल में या सम करने के लिए कभी भी यूज़ होता नहीं है। क्लियर होगा यहाँ तक का आइडिया। चलो जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो यहाँ पे एक टॉपिक दिया है कंपैरिजन ऑफ ग्रोथ। अब कंपैरिजन ग्रुप में बहुत ही अच्छा है, एक डायग्राम में ही आपका आइडिया क्लियर हो जाएगा। तो इनिशियली देखो तो ये छोटा एक लीव्स है, ये और एक बड़ा लीव्स है, दोनों लीव्स एक ही प्लांट के हैं। तो इनिशियली इसकी लेंथ कितनी दिखाई है या इसका डायमेंशन कितना है, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे कितना है, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आफ्टर फ्यू डेज हम लोग कंसिडर कर ले कि इसमें 1 वीक का टाइम देते थे। तो आफ्टर 1 वीक दोनों प्लांट को सेम सप्लीमेंट, सेम ग्रोथ, सेम न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है। तो उसकी कंपैरिजन में 50 में से ये कितने में पहुँचे, 55 में। ये 5 में से कितने पहुँचे, 10 पे। तो अब यहाँ पे कंप्लीट मेज कंपेरिजन जो करनी है वो क्या है कि यहाँ पे देखो 5 में से 10 हो रहा है, 50 में से 55 हो रहा है। बट आपको विजिबली दिख रहा होगा यहाँ पे कि दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। क्यों? क्योंकि ये मैच्योर प्लांट है तो वो अब 5 सेंटीमीटर प्लस भले ही एरिया इंक्रीज करे बट एरिया उसके पास देखो तो कितना बड़ा एरिया है। तो उसके अकॉर्डिंग टू 5 सेंटीमीटर है। इसके पास छोटा एरिया है तो क्या होगा, इसका एरिया भी ऑटोमेटिकली बड़ा हो गया। तो अब अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो दोनों में ऑब्वियसली कितना ग्रोथ का चेंजेस है, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर का। कितना चेंजेस है यहाँ पे, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर का। बट अगर आप इंडिविजुअल प्लांट की बात करें तो देखो 5 में से 10 हुआ बट बहुत ज़्यादा ग्रोथ का गैप है। यहाँ पे इंडिविजुअल 5 to 10 की बात करो तो थोड़ा ही चेंज मिलने वाला है। तो आप उस डायमेंशन को चेक करो तो इसकी कंपेरिजन में हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट और रिलेटिव ग्रोथ। अगर मैं इन दोनों की कंपेरिजन करता हूँ तो दोनों के रिलेटिव ग्रोथ में इसका रिलेटिवली ग्रोथ हाई है। बट अगर एब्सोल्यूट ग्रोथ देखें तो दोनों का तो सेम है। क्यों? क्योंकि देखो दोनों में 50 में से 55 हो रहा है, 5 में से 10 हो रहा है, यानी दोनों में चेंज तो कितना है, 5 का ही है ना।
बट कंपेरेटिवली देखो तो इसमें प्लांट ग्रोथ में देखो गैप कितना बड़ा है, ये इतना, और इसमें कितना है तो बहुत ही छोटा गैप रहेगा। तो ये कंडीशन को हम लोग बोलते हैं रिलेटिव और एब्सोल्यूट, यानी कि अगर अकेले इंडिविजुअल की खुद की बात चल रही है तब तक उसको हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट ग्रोथ, और जब कंपेरेटिव बात चलती है तब उसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव ग्रोथ। आइडिया क्लियर होगा। चलो उसी के टर्मिनोलॉजी क्लियर कर लेते हैं यहाँ पे। सो द क्वांटिटेटिव कंपैरिजन, यहाँ पे कौन से कंपैरिजन करते हैं, क्वांटिटेटिव इंपॉर्टेंट है। सो एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट क्या होता है, तो इट इज़ नॉन टू मेजरमेंट एंड कंपेरिजन ऑफ टोटल ग्रोथ पर यूनिट, जितना भी हो रहा है वो सब मेजर कर दो। और यहाँ पे क्या है कि इट इज़ अ ग्रोथ ऑफ गिवन सिस्टम पर यूनिट टाइम एक्सप्रेस ऑन अ कॉमन बेसिस। कॉमन बेसिस यानी कि क्या, कि आप एक रेफरेंस लेने वाले हो, उस रेफरेंस के अकॉर्डिंग टू अगर आप काउंट करते हो तो वो हो जाता है रिलेटिव। ये अब चीज़ें, ये दो पॉइंट है यहाँ पे, ये एक पॉइंट और ये पॉइंट हमने एक्सप्लेन कर लिया ऊपर एक्सप्लेनेशन में, तो ये कंडीशन यहाँ पे आपकी फिनिश हो जाएंगे। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। तो व्हाट आर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर द ग्रोथ, या जो भी फैक्टर्स हमें चाहिए उस फैक्टर्स के बारे में बात करनी है। तो प्लांट के लिए आपको एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों टाइप के फैक्टर की रिक्वायरमेंट है, और जनरली जब ऐसे फैक्टर अप्लाई होते हैं तो ग्रोथ होता है। और ग्रोथ क्या बना सकता है, तो सिंथेसिस ऑफ प्रोटोप्लाज्म, सेल डिवीजन करेगा, सेल एनलार्जमेंट करेगा और सेल डिफरेंशिएशन, तब जाके आपके नए सेल के स्ट्रक्चर बनेंगे। बट हमें ऐसे कौन से फैक्टर चाहिए कि जो ग्रोथ को सपोर्ट करने वाले, तो पहला आएगा वाटर। तो इट इज़ द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रिक्वायरमेंट फॉर द प्लांट ऑफ एनलार्जमेंट ऑफ सेल, क्योंकि अगर सेल में वाटर एंटर होगा तो वो एनलार्ज होने वाला है, तो उसकी वजह से टर्जिडिटी यानी कि सेल स्वेलअप कंडीशन होती है ना, उसको हम बोलते हैं टर्जिडिटी, वो मेंटेन होगा। और फॉर द एक्सटेंशन ऑफ द ग्रोथ इट इज़ ऑल्सो एक्ट एज अ मीडियम फॉर द मैनी एंजाइमेटिक एक्टिविटी, क्योंकि देखो प्लांट के लिए मीडियम है, जैसे हमारी बॉडी के लिए मीडियम कौन बनता है तो ब्लड, वैसे उनके लिए कौन बनेगा मीडियम, तो वाटर। तो इट इन वाटर स्ट्रेस कंडीशन ग्रोथ ऑफ द प्लांट सिम्स टू बी रिटार्डेड। अगर प्लांट में ग्रोथ सफिशिएंट करना है तो वाटर कंपलसरी चाहिए। अगर वाटर नहीं मिल रहा सफिशिएंट अमाउंट में तो वो ग्रोथ ऑलरेडी रिटार्ड हो जाएंगे, यानी कि स्टॉप होने वाला है। ऑक्सीजन ऑब्वियसली मेटाबॉलिक एनर्जी के लिए चाहिए, एटीपी के लिए चाहिए, मेटाबॉलिक जो माइटोकॉन्ड्रियल एक्टिविटी होती है उनके लिए भी आपको क्या चाहिए, तो ऑक्सीजन। न्यूट्रिएंट की बात करें तो कोई भी फूड बनाना है फोटोसिंथेसिस के लिए, तो फोटोसिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल चाहिए, तो इट विल बी एज अ माइक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट फॉर द रॉ मटेरियल प्रोटोप्लाज्मिक सिंथेसिस और सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए। ओके, अगर ऐसी कंडीशन में प्लांट में न्यूट्रिएंट नहीं मिलते तो वो प्लांट अफेक्ट बहुत करेगा। लाइट सिंथेसिस ऑफ फूड ऑब्वियसली है, और इट ऑल्सो डिटरमाइन द रूट एंड शूट ग्रोथ, क्योंकि देखो लाइट के अकॉर्डिंग टू हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। अगर पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म है तो यानी कि शूट का ग्रोथ होगा, अगर पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म होगा तो शूट का ग्रोथ होगा, और नेगेटिव होगा तो वो रूट का ग्रोथ होगा। सो अलॉन्ग विद द लाइट ग्रेविटी ऑल्सो सर्व एज एनवायरमेंट सिग्नल्स दैट अफेक्ट द सर्टेन फेज एंड स्टेज ऑफ द ग्रोथ। ये कंडीशन आपको याद रखना पड़ेगी। लास्ट में बात करते हैं टेम्परेचर की। तो फॉर नॉर्मल एंड अप्रोप्रिएट ग्रोथ ऑफ द प्लांट ऑप्टिमम हमें कुछ टेम्परेचर की रेंज चाहिए। कितनी याद रखना है आपको, 25 to 30, कि इस रेंज में प्लांट बेस्ट फोटोसिंथेसिस भी कर सकता है, और इवन उसकी बात करें तो वहाँ पे वो जो प्लांट का एंजाइमेटिक एक्टिविटी होते हैं, डार्क रिएक्शन होते हैं, वो भी अच्छी तरह से परफॉर्म कर सकता है। तो टेम्परेचर की रेंज कितनी चाहिए, 25 to 30 डिग्री तक। आइडिया क्लियर हो गया यहाँ तक का। तो इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे मूव होंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, सो थैंक यू सो मच।